हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टाइप अकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो क्लास 6 में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, काफ़ी सारे टर्म्स को जाना, आर्कियोलॉजी जाना, इंस्क्रिप्शंस जाना, जो टेम्पल्स है उसको कैसे बनाते थे उसके बारे में जाना, बहुत सारी चीज़ें हमने जाना, काफ़ी सारे रूलर्स के बारे में जाना, गुप्ता रूलर्स के बारे में जाना, हमने अशोक के बारे में जाना। तो अब जो है हम और वो जो हम आपने क्लास 6 में पढ़ा वो एंशियंट हिस्ट्री थी, और अब हम मेडिवल हिस्ट्री देखेंगे। जो मिडिल हिस्ट्री का जो मिडिल पार्ट है उसको हमने देखना है। तो चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएगा कि क्या क्या चेंजेस जो है और क्या डिफरेंस है जो आपने 6th में पढ़ा है और 7th में पढ़ा है। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। तो सबसे पहले हेडिंग देख लेते हैं, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो 1000 ईयर्स में क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या चेंज आए वो हमको देखना है। ट्रेस करना मतलब जानना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक मैप दिख रहा है आपको। तो मैप से ऐसे देखने से तो समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है करके। कुछ आ रहा है आप लोगों को समझ में? नहीं। तो ये एक सेक्शन है वर्ल्ड मैप का, जिसे किसने बनाया है? एक जियोग्राफर ने बनाया है, अल अदरसी ने 12th सेंचुरी में। और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को दिखाने की कोशिश की है, फ्रॉम लैंड टू सी। तो देखते हैं हम, टेक अ लुक एट मैप 1 एंड 2। तो हम ये मैप 1 है और ये मैप 2 है। तो ये मैप 2 जो थोड़ा सा आपको फेमिलियर लग रहा होगा क्योंकि ये जैसा मैप अभी हम पढ़ते हैं वैसा ही है। तो यहाँ पे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये कोस्टल एरिया है और ये है श्रीलंका वाला पार्ट। तो इसमें कितना डिफरेंस है दोनों मैप में? तो मैप 1 वाज मेड इन 1154 CE by an Arab geographer Al-Adarsi. The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. तो उन्होंने एक मैप बनाया था, वर्ल्ड मैप बनाया था, उसी का जो है ये एक छोटा सा पार्ट है जिसमें उसने इंडियन सबकॉन्टिनेंट को दिखाने की क्या की है, कोशिश की गई है। तो ये क्या है, बहुत ही डिफरेंट है मैप 2 से। द मैप 2 वाज मेड इन 1720s by a French cartographer. Cartographer का मतलब होता है person who makes map. The two maps are quite different even though they are of the same area. In Al-Adarsi's map, South India is where we would expect to find. North India and Sri Lanka is island at the top. तो यहाँ पे जो है जैसे कि अल-अदर्शी ने दिखाने की कोशिश की है, उन्होंने क्या है, उल्टा मैप बना दिया है। तो यहाँ पे उन्होंने श्रीलंका यहाँ पे बना दिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है ये इस डायरेक्शन में बना दिया है। तो ये उल्टा बन गया है मैप। मतलब ये जो है नॉर्दर्न पार्ट है उसे उन्होंने साउदर्न पार्ट बना दिया है, सदर्न पार्ट जो है उसको नॉर्दर्न पार्ट बना दिया है, और मैप उतना क्लियर नहीं है। So places are marked in Arabic, and there are some well-known names as like Kannauj in the Uttar Pradesh, spelled in the map as Kannauj. So map 2 was made nearly 600 years after map 1, during which the time information about the subcontinent has changed considerably. तो ये जो मैप है, मैप 2 जो है वो 600 ईयर, जो मैप 1 है उसके 600 साल बाद बनाया गया है। तो उस समय तक क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो टाइम इन्फॉर्मेशन मतलब समय के साथ जो इनको इन्फॉर्मेशन मिलती गई है, हर मतलब जो ह्यूमन बींग्स है उनको इन्फॉर्मेशन मिलती गई है, वो क्या है, चेंज होते गया है। तो इसलिए जो है मैप की ड्राइंग्स भी है जो वो काफ़ी परफेक्ट हो गई है। तो दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरिया इन द पर्टिकुलरली आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। तो यहाँ पे जो मैप दिया हुआ है ये अभी की जो मैप है उससे काफ़ी सिमिलर है, और जो कोस्टल एरियाज देखेंगे उसमें जो एकदम डिटेल से सारी जगहों के बारे में बताया गया है। दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट ऑन देयर वॉयजेस। तो जब वो यात्रा करते थे, समुद्र की जो यात्रा है उसको वॉयजेस बोलते हैं। तो जो यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट्स है वो इसी मैप को देख के जो अपनी यात्रा किया करते थे, और इसके बारे में हमने जो है चैप्टर 6 में पढ़ना है। उसके बाद देखेंगे इक्वली इम्पोर्टेंट इज द फैक्ट दैट साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन two period. When the historians read documents, maps and text from past, they had to be sensitive to the different
historical background, the context in which information about the past was produced. तो यहाँ पे जो है जो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी है, तो ये डिफरेंट पीरियड्स में क्या है, डिफरेंट है। और जब हिस्टोरियन इन सबको रीड करते, डॉक्यूमेंट्स रीड करते अलग अलग टाइम का, जैसे कि अभी हमने देखा कि ये दोनों मैप में क्या है, 600 साल का डिफरेंस है। तो अलग अलग अगर टाइम का जो मैप है या कोई भी डॉक्यूमेंट वो रीड करते हैं तो उनको बहुत ही मतलब सेंसिटिव रहना पड़ता है, संवेदनशील रहना पड़ता है कि कोई भी मतलब डिटेल जो है उसको कैसे रीड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है। तो इन्फॉर्मेशन जो है पास्ट में कैसे दी गई है उनको बहुत ही तरीके से देख के उनको जानना पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, जैसे कि अभी के टाइम में भी आप देखेंगे कि कुछ जो वर्ड्स है, कुछ जो है उनका प्रोनाउंसिएशन का चेंज हो जाता है। जैसे कि हम जब छोटे थे, जब मैं स्कूल में थी तो हम फ्लावर बोला करते थे, जो फूल है उसको फ्लावर, अभी जो है फ्लावर बोला करते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन जो है टाइम के साथ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लेकिन टाइम के साथ क्या है, टाइम बीइंग तो थोड़ा बहुत चेंजेस आते जाता है टर्मिनोलॉजी में। जो हम बात करते हैं वो वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में आ गया। जैसे कि तो यहाँ पे देखेंगे इफ द कंटेक्स्ट, टर्मिनोलॉजी मतलब जो टर्म है उनके मतलब में, मीनिंग्स में, इफ द कंटेक्स्ट इन विच द इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विद टाइम, व्हाट अबाउट द लैंग्वेज एंड मीनिंग। तो जो कंटेक्स्ट है, जो उनका उसका मतलब है किसी इंफॉर्मेशन का, वो क्या है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो लैंग्वेज और मीनिंग जो है वो भी चेंज होंगे। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एक्सिस्ट इन वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर ईयर्स। तो हिस्टोरियन से क्या दिखा है, रिकॉर्ड्स जो है वो वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में है और उसमें क्या है, काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। जैसे medieval Persian for example is a different word from modern Persian. The difference is not just with regards to grammar and vocabulary, the meanings of words also change over time. तो medieval Persian जो पर्शियन लैंग्वेज है तो और जो मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस है। सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी नहीं, जो जिस वर्ड की मीनिंग है उसमें भी काफ़ी चेंजेस है। जैसे कि टेक द टर्म हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान जो है हमारे कंट्री जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसको बोला जाता है। तो इसका मीनिंग कैसे चेंज हुआ है उसको हमको देखना है। फॉर एग्जाम्पल टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। हिंदुस्तान का मतलब अभी क्या होता है, इंडिया। इंडिया में क्या आता है, जो हमारा इंडिया वाला पार्ट है वही आता है, उसमें पाकिस्तान नहीं आता क्योंकि अभी चेंज हो चुका है। पाकिस्तान जो हमारे कंट्री का हिस्सा नहीं है, उसमें नेपाल नहीं आता, श्रीलंका नहीं आता है। तो द मॉडर्न नेशनल स्टेट, ठीक है, जो मॉडर्न नेशनल स्टेट है इंडिया और हिंदुस्तान, हम उसको उस तरीके से मानते हैं। तो व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन 13th सेंचुरी, जब 13th सेंचुरी की बात है, 13th सेंचुरी बाय मिनहाज ई सिराज अ क्रॉनिकल मतलब जो हिस्ट्री के जो इवेंट्स है उसको नोट डाउन करते हैं। हु रोट इन पर्शिया, ही मेंट द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। तो इनके लिए क्या था, जो एरिया कहाँ का, हिंदुस्तान का मतलब क्या था, जो एरिया ऑफ पंजाब है, हरियाणा है और गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया है वो। He used the term in political sense for lands that were used as a part of dominion मतलब जो इनके अंडर है, जो राज्य किसी के अंडर है, डोमिनियन ऑफ दिल्ली सुल्तान। तो उनके लिए ये जो हिंदुस्तान का मतलब क्या है, जो दिल्ली सुल्तान के अंदर जो पार्ट है, उनके राज्य के अंदर जो पार्ट है उसे ही हिंदुस्तान कहा जाता है। द एरिया इंक्लूडेड इन द टर्म शिफ्टेड विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सुल्तान बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। तो ये जो टर्म है हिंदुस्तान, उस समय जो है 13th सेंचुरी में साउथ इंडिया को इंक्लूड अपने अंदर नहीं करता था। बाय कॉन्ट्रास्ट, तो उसके विपरीत जो है, बाय कॉन्ट्रास्ट मतलब विपरीत, इन अर्ली 16th सेंचुरी, तो 13th सेंचुरी से अब 16th सेंचुरी की बात आ गई। 16th सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, द फाउना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो बाबर ने हिंदुस्तान का जो टर्म है वो यहाँ की जो ज्योग्राफी है, यहाँ के जो जानवर है, फाउना मतलब जानवर, फ्लोरा मतलब प्लांट्स एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट मतलब वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनके कल्चर को उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, हिंदुस्तान। एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर दिस इज समवॉट सिमिलर टू द वे 14th century poet Amir Khusrau used the word Hind while the idea of the geographical and cultural identity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. तो यहाँ पे क्या है, समय के साथ जो है, जैसे कि यहाँ पे 14th सेंचुरी में अमीर खुसराव ने टर्म क्या यूज़ किया था, हिंद, जिसको वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए यूज़ किया था। तो वैसे ये जो आइडिया है ज्योग्राफी का
जोग्राफिकल आइडिया है और कल्चरल आइडेंटिटी है, जैसे इंडिया में एग्जिस्ट करती है, तो वैसे ही जो हिंदुस्तान है उसने वो वर्ड को कैरी नहीं किया है। हिंदुस्तान का जो मीनिंग है वो डिफरेंट आया है अलग अलग सेंचुरीज में। जैसे 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान का मतलब अलग था, 16th सेंचुरी में हिंदुस्तान का अलग था, और आज की डेट में हिंदुस्तान का मीनिंग जो है अलग है। तो historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. Take for example a simple term like foreigner. It is used today to mean someone who's not an Indian. तो historians जो है, जो हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और जो उनकी पढ़ाई करते हैं, उनको क्या है बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि जो टर्म्स है जैसे हमने हिंदुस्तान देखा वैसे ही काफ़ी सारे टर्म्स हैं जिनके मतलब क्या है समय के साथ जो है बदलते जाते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं फॉरेनर एक टर्म है, तो फॉरेनर अभी का मतलब क्या है, फॉरेनर जो इंडिया में नहीं रहता है, जो इंडिया के बाहर का है। तो इन द मिडेबल पीरियड, जो मिडेबल पीरियड का टाइम था, जो हिस्ट्री अभी हम क्लास 7 में पढ़ेंगे, अ फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर who appeared say in a given village, someone who has not a part of that society or culture. In Hindi the term Pardesi might be used to describe such a person, and in Persia ajnabi. तो यहाँ पे मेडिवल पीरियड में फॉरेनर का मतलब क्या होता है, जो उस गांव का नहीं है, अगर कोई विलेज है तो उस गांव का नहीं है, और वो वहाँ पे क्या है अजनबी है, वहाँ पे क्या है अजनबी है, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी होता है, वो उस सोसाइटी का पार्ट नहीं है, उस सोसाइटी के कल्चर का पार्ट नहीं है, तो उसे क्या बोला जाता है फॉरेनर। जैसे कि सिटी ड्वेलर मतलब जो एक शहर में रहता है, जहाँ पे रहता है निवासी, वहाँ का जो एक शहर का निवासी है, therefore might to have regarded a forest dweller as a foreigner, but the two persons living in the same village were not foreigners to each other even though दे में हैव डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड। तो जो एक शहर में रहने वाला आदमी, जैसे कोई शहर है, वहाँ पे रहने वाला जो आदमी है वो वहाँ पे के लिए क्या है, वहाँ का नेटिव है, लेकिन अगर वहीं पे पास में अगर कोई फॉरेस्ट है, वहाँ का जो इंसान है वो वहाँ के लिए क्या हो जाएगा, फॉरेनर है। ठीक है। और जैसे कि दो किसान जो हैं एक ही गांव में रहते हैं, वो फॉरेनर नहीं है, क्योंकि वो वहीं एक ही गांव में रह रहे हैं, भले उनका जो है रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड अलग क्यों ना हो। तो हमको देखना है हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस, कि अब जो है, अब हमने एंशिएंट पीरियड में तो देखा था कि हिस्ट्री जानने के लिए क्या क्या सोर्सेस यूज़ किया जाता था। तो आर्कियोलॉजी होता था, जो एक्सकवेशंस है उससे पता करते थे, जो इंस्क्रिप्शंस है उससे पता करते थे, जो लिटरेरी सोर्सेस है उससे भी पता किया करते थे। लेकिन लिटरेरी सोर्सेज जो है उस समय कम हुआ करती थी, बुक्स वगैरह जो है काफ़ी कम हुआ करती थी। तो हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस, तो हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। तो हिस्टोरियन क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज यूज करते हैं पास्ट को लर्न करने के लिए, हम पहले से देखते आ रहे हैं, और अपना जो इन्वेस्टिगेशन है उसको जानने के लिए। तो लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू हैव read about rulers of Gupta dynasty and Harshvardhana. In this book you will read about the following 1000 years roughly from 700 to 1750. तो यहाँ पे हमने का लास्ट जो 6th क्लास है वहाँ हमने गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धना तक पढ़ा था, और इस जो बुक है जो क्लास 7th में हम 700 AD से लेकर 1750 AD तक देखेंगे। तो you will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. They still rely on coins, inscription, architecture and textual record for information, but there is also considerable discontinuity. तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया कि काफ़ी सारी जो है चीज़ें जो है कॉमन रहेंगी। कंटिन्यूटी मतलब जैसे कि पहले रीड किया जाता था, जैसे हिस्टोरियन जो है पहले चीज़ों के बारे में जानते थे, काफ़ी सारी चीज़ें वैसी सेम की सेम रहने वाली है, जैसे कि कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर और टेक्सचुरल रिकॉर्ड। लेकिन बहुत सारी डिसकंटिन्यूटी भी रहेगी, मतलब बहुत सारी नई चीज़ें भी रहेंगी जिससे हिस्ट्री को जाना जाएगा। तो बट देयर इज अ कंसिडरेबल ओके द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुरल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। ड्रामेटिकली मतलब बहुत तरीके से चेंज होना, मतलब इजी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज करना। तो नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ टेक्सचुरल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। दे स्लोली displace other types of available information. Though this period, paper gradually becomes cheaper and more
एंड मोर वाइडली अवेलेबल। तो इस ये जो पीरियड है यहाँ पे जो पेपर का यूज़ है काफ़ी ज़्यादा हो गया, लोग जो है टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जो है वो ज़्यादा रखने लग गए। तो पीपल यूज़ इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर, क्रॉनिकल्स मतलब जो रूलर्स हैं वो कौन से ड्यूरेशन में क्या क्या चीज़ें उन्होंने की उसके बारे में लिखना, उस टर्म को क्या बोलते हैं, क्रॉनिकल। लेटर्स लिखने के लिए, टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, पिटिशन मतलब अर्जी, जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड फॉर रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस। तो ये सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड की जाती थी किसमें, पेपर। मैन्युस्क्रिप्ट्स वे कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है जो हाथ से लिखा हुआ जो पहले के ज़माने में लिखा जाता था उसे कौन कलेक्ट करके रखते थे, वेल्दी पीपल जो है, रूलर्स है, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स में कलेक्ट करके लिखा जाता था। एंड दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चिव। आर्चिव मतलब जहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड जो बुक्स वगैरह है उसको रखा जाता है, जो ओल्ड टेक्स्ट है उसे रखा जाता है। दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन टू द हिस्टोरियंस बट दे ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज़। तो यहाँ पे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स है उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन वो क्या है, बहुत ही मुश्किल भी है उन सबको यूज़ करना। तो आर्किव अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव आर्कीव्स वेयर दे केप्ट ऑल द ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांसैक्शंस। तो जैसे कि मैंने बताया जहाँ पे पुरानी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उनको रखा जाता है उसको आर्किव बोला जाता है। तो there was no printing press in those days, तो scribes copied manuscripts by hand। scribes मतलब राइटर जो बुक्स वगैरह लिखा करते थे। if you तो उनको क्या करना पड़ता था, अगर कोई बुक को कॉपी करनी है तो उसको किससे लिखना पड़ता था, हाथ से लिखना पड़ता था, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस वहाँ पे नहीं थी। इफ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क you will know that this is not a simple exercise. Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written। तो तो आप इसको बहुत इजी एग्जांपल से हम जान सकते हैं। जैसे कि आप अगर अपना कोई होमवर्क है उसको अपने फ्रेंड की कॉपी से कॉपी करते हैं, तो और अगर आपको आपके फ्रेंड की हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती तो आपको क्या करना पड़ेगा, गेस करना पड़ेगा कि उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो एज अ रिजल्ट देयर इज सम बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। तो इससे क्या होगा कि आप जो लिख रहे हैं उसमें मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस भी होता है, तो वो क्या हो जाता है, बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता है, मतलब उससे काफ़ी सारे चेंजेस हो जाते हैं उसके मीनिंग में। तो एज स्क्राइब्स copy in manuscripts they also introduce some changes, a word here, a sentence there। तो जो स्क्राइब्स हैं वो जो कॉपी करते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स को, तो वो क्या करते थे, नहीं समझ में आ रहा है तो वर्ड इधर से उधर हो जाता था, या फिर आपने देखा होगा कि कॉपी करके लिख रहे हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि पूरी लाइन जो है हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो पूरी लाइन जो है हम स्किप कर देते हैं, तो उससे काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं उस मीनिंग के, जो टेक्स्ट है उसके मीनिंग में। तो दिस स्मॉल डिफरेंसेस ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग until the manuscripts of the same text become substantially different from another one. This is a serious problem because we rarely find original manuscripts of the author today. We are totally dependent upon the copies made by later scribes. As a result, historians have to read different manuscript versions of the same text to guess what the author has originally written। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, तो मैन्युस्क्रिप्ट से कॉपी करते करते गए तो कई बार ऐसा हुआ है कि जो ओरिजिनल कॉपी है वो कहीं गुम गई है, वो वहाँ पे नहीं है। तो जो बाद की जो कॉपी है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस रहते हैं, तो ऑथर जो है जो पढ़ रहा है उसको, तो उसको जो पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को पढ़ रहे हैं उसको मतलब उनको समझने के लिए उसमें काफ़ी सारी मुश्किलें होती है, क्योंकि ओरिजिनली जो लिखा हुआ था वो सही लिखा हुआ था। कॉपी करते करते, जैसे कि हमने फ्रेंड्स का जो होमवर्क कॉपी करने वाला एग्जांपल देखा, वैसे ही जो कॉपी करते करते उसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये लिख रहे हैं, बुक को लिख रहे हैं, उनकी पेंटिंग है। अ पेंटिंग ऑफ अ स्क्राइब को मेकिंग अ कॉपी ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट। दिस पेंटिंग इज ओनली 10.5 centimeter by 7.1 centimeter in size. Because of its size it is called miniature। तो ये जो पेंटिंग है बहुत ही छोटी सी पेंटिंग है, इसका साइज बहुत ही छोटा है, मतलब 10.5 सेंटीमीटर टू 7.1 सेंटीमीटर, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मिनिएचर। मिनिएचर मीन्स small form। तो miniature paintings were sometimes used to illustrate the text of the manuscripts। They were so beautiful that later collectors often took the manuscript apart and sold just the miniature। तो ये miniature जो है ये
जो पेंटिंग्स है वो सिर्फ और सिर्फ इलिस्ट्रेट करने के लिए यूज़ करते थे टेक्स्ट जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स का। तो इसके इतनी सुंदर हुआ करते थे। जो लेटर कलेक्टर्स हैं, जो बाद में जो कलेक्टर्स आए, जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह को कलेक्ट करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, ये मिनिएचर्स को कलेक्ट करके इसे सोल्ड कर दिया करते थे। यहाँ पे राइटिंग्स वगैरह भी दी गई है कि कैसे कैसे लिखा गया था। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंड राइटिंग कुड यू मेक द रीडिंग। तो यहाँ पे पर्शियन और अरेबियन में लिखा हुआ है, तो यहाँ बहुत डिफिकल्ट है। तो ये नस्टालिक स्टाइल है, ठीक है। ऑन द लेफ्ट इज कर्सिव एंड इजी टू रीड एंड द शिकास्ट ऑन द राइट इज डेंसर एंड मोर डिफिकल्ट। तो यहाँ पे जो है रीडिंग, तो ये तो दूसरा स्क्रिप्ट है जो हमको पढ़ना नहीं आता। So on the occasion, author revised their chronicles at different times. The 14th century chronicles, Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. The two differ from each other, but the historians did not know about the existence of the first version until 1960. It remained lost in the large library collection. तो जैसे कि कई बार ऐसा होता था, जो क्रॉनिकल्स, जो रूलर्स है वो अपनी क्रॉनिकल्स को रिवाइज करवाते थे, मतलब फिर से लिखवाते थे। एक बार लिखवा दिया उसके बाद फिर से लिखवाते थे, तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते थे। जैसे कि ज़ियाउद्दीन बरदीन, तो उन्होंने अपनी क्रॉनिकल लिखी थी, तो उन्होंने कब लिखा, 1356 में, और अनदर वर्जन लिखवाया 2 years लेटर। लेकिन दोनों में क्या था, काफ़ी फ़र्क था, और हिस्टोरियन जो है उनको पहले वाले क्रॉनिकल के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। वो 1960 तक जो है सिर्फ सेकंड वाले क्रॉनिकल को ही जानते थे। फर्स्ट वाले क्रॉनिकल जो है वो लाइब्रेरी में लॉस्ट थी, मतलब लाइब्रेरी में रखी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर किसी को ध्यान नहीं आया। तो आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो होप करती हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया। वीडियो लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।